अपना आईटी का जो सिलेबस है उसमें अपना 5 चैप्टर है। तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस जो पार्ट है उससे 8 मार्क्स का। तुम्हारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट से 10 मार्क्स 18। इंटरनेट एंड एप्लीकेशन से 8, 18 और 8 26। सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन से 8 यानी 34 और आईटी एक्ट 2000 से 6 यानी 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर का ये ब्रेकअप है। आएगा एमसीक्यू, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आज हम लोग नोट्स का एटलीस्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट करते हैं, ताकि हम लोग मंडे का क्लास में जल्दी जल्दी रिमेनिंग फटाफट निपटा के एमसीक्यू करें थोड़ा। तो देखो आपका सिलेबस के वाइज चलते हैं। अगर हम सबसे पहले देखो ये जो नोट्स है, इस बात में बढ़िया बात ये किया हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। एक मिनट होल्ड करो, ठीक हम स्टार्ट करें। देखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस चैप्टर 1 है आपका, यूनिट 1, जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिया है टॉपिक है। जैसे एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप का काम आएगा अपने उसी का बात करें। डेटा किसको बोलते हैं? डेटा मतलब वो फैक्ट्स या वो इंस्ट्रक्शंस जो एक फॉर्मलाइज मैनर में होता है, जिससे अपने इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम बोले किरण बीकॉम सेम 3, तो अगर इससे सेंटेंस क्रिएट करें तो क्या करेंगे? किरण इज स्टडिंग इन बीकॉम सेमेस्टर 3। तो ये जो अलग अलग हम जब बोला उसको बोलते हैं डेटा, और जब पूरा एक साथ उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ डेटा का मतलब ही बताया। डेटा का मतलब प्लेन फैक्ट्स या इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका डेटा हुआ। अब डेटा के नेक्स्ट आपको क्या बताया? इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज कन्वर्टेड इनटू अ मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। यानी जब डेटा को एक हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी एक स्टेटमेंट बना लें या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना लें, काम का पूरा एक बात, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन यानी सेट ऑफ डेटा। डेटा को जब हम पूरा डेटा का सेट हो और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम बांट लें तब उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन वो जो टाइमली मेरे काम आए, एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। ये 3 आपको पूछ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का 3 इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? टाइमली, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। अगर ये 3 चीज है एक डेटा में, अब उनको जोड़ सकते हो तो आपका एक मीनिंगफुल या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दिया जो आपको एमसीक्यू में इजीली पूछ सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल पिक किया पेरोल। पेरोल क्या होता है? जानते हो पेरोल क्या होता है? जो भी पेमेंट होता है सैलरी या कुछ। हाँ, एक नहीं, पेरोल होता है एक कंपनी जिसमें एक पूरा एक्सेल शीट है, कितने मेरे एम्प्लॉइज हैं, उनका कितना सैलरीज है, उनका कितना पीएफ ईएसआई कटेगा। तो जब एक टेबुलर चार्ट में वो पूरा डिटेल हो उसको बोलते हैं पेरोल। स्टाफ या एम्प्लॉइज रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन। तो देखो लिखा एवरी कंपनी और फैक्ट्री हैज अ पे सैलरी एंड इट्स एम्प्लॉइज बाय मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑफ देम। तो हर एक एम्प्लॉय का जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, बेसिक कितना सैलरी, अलाउंसेस कितना है, कितना सैलरी कटेगा उसका, ओवर टाइम कितना है, पर आवर उसका वेज रेट कितना है, कितना छुट्टी लिया है वो, ये सब जो प्रोसेस होता है उसको, उस डेटा शीट को बोलते हैं पेरोल। ठीक है? तो ये जो पेरोल में जो डेटा है ये सब क्या हुआ? डेटा। और जब उससे पे स्लिप बन के निकले, मतलब पर एम्प्लॉई या पूरा एक एक्सेल बन के निकले, इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो जो एक एक बॉक्स में आइटम है वो हो गया डेटा। और जब सारे आइटम्स को एक साथ लेके एक पे स्लिप या एक डिटेल बना लें उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। वैसे इनवॉइस होता है आपका बिल। तो जो डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है इनवॉइस में उसको बोलते हैं, जैसे वही नेम, एड्रेस, ये सब, कितना क्वांटिटी है, कितना पर यूनिट प्राइस है, कितना टोटल अमाउंट है, जब इन सबको रिकॉर्ड करते हैं उसको डेटा बोलते हैं। और जब उस रिकॉर्ड से पूरा इनवॉइस बन जाए, एक पूरा बिल जब बना लेते हैं उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो जब कैंडिडेट का इंडिविजुअली नेम, रोल नंबर, मार्क्स हो उसको बोलते हैं डेटा। और जब उससे पूरा मार्कशीट बन जाए उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो आपको एग्जाम में डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में एमसीक्यू पूछ सकता है इस तरीके से।
आइटम दे के भी। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS, इसका फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार। CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ऊपर इंफॉर्मेशन जो बोला था वो तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों हो सकता है, मशीन मेड। यहां बात हो रहा है मशीन वाला इंफॉर्मेशन का। तो मशीन बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड जब इंफॉर्मेशन हो उसको CBIS बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछता है। अब ये जो CBIS का जो डेटा होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका एलिमेंट्स कितना है, एग्जाम में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या 5 एलिमेंट है? सबसे पहला हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया डेटाबेस यानी वो सारा फैक्ट्स या फिगर्स। अब कुछ लोग होंगे जो इस कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन को काम लगाएंगे और ये पूरा को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं CBIS यानी प्रोसीड्यूर जो पूरा हो गया उसका प्रोसेस। तो आपका 5 एलिमेंट है। हार्डवेयर होना चाहिए आपके पास, आउटपुट डिवाइस जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब हो गया आपका आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, सॉफ्टवेयर हो गया जो सॉफ्टवेयर से वो रन करेगा, डेट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो या आपका टैली वैली, ये सब सॉफ्टवेयर। डेटाबेस हो गया उसमें जो फैक्ट्स फिगर्स भरोगे। पीपल हो गया जो इसको चलाएंगे और प्रोसीड्यूर हो गया वो चलाने का तरीका या स्टोर करने का तरीका या प्रोसेस करने का तरीका। तो एग्जाम में आपको ये एलिमेंट का पूछता है कि 5 एलिमेंट कौन कौन से। ये जो है ये आपके एग्जाम में पूछने लायक अब नहीं रहा, क्योंकि पहले जब IT रिटन एग्जाम होता था तब आपको ये डिफरेंस बिटवीन लिखने आता था, बट अब नहीं आ सकता। बट इसमें कुछ कुछ काम की ऐसी बातें हो सकती है जो MCQ में पूछ सकता है कि डेटा क्या है। पहला तो आपका डेफिनेशन ही है, फैक्ट्स फिगर्स को डेटा बोलते हैं और जब इसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए सारा फैक्ट्स फिगर्स को, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पे काम का बात ये आएगा, डेटा इज अ कॉज, इंफॉर्मेशन इज इफेक्ट। ये कई बार MCQ में यूज कर लेते हैं कि डेटा कॉज है कि इफेक्ट है कि बोथ है कि नन ऑफ दीज है। तो डेटा क्या है? डेटा कॉज है और इंफॉर्मेशन उसका इफेक्ट है। डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन हमेशा प्लूरल होगा। अगर एक डेटा है तो सिंगुलर, बहुत सारा डेटा है तो प्लूरल, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑलवेज प्लूरल होगा। डेटा डिसीजन में हेल्प नहीं करता, ये एक काम का MCQ में पार्ट है। डेटा डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता, बट इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये उतना काम का नहीं है। नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो है इतना काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी करेक्ट मीनिंग और बिफोर प्रोसेसिंग इट प्रोवाइड करेक्ट मीनिंग। ये उतना काम का डिफरेंस बिटवीन में आपके MCQ में काम का नहीं है, पर आपके MCQ में काम का अब तक 3 नंबर और 4 नंबर है। एक सेट ऑफ वर्ड्स को डेटा बोलते हैं, जबकि जब बहुत सारा सेंटेंसेस उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, भी फालतू है। हाँ, ये वाला बहुत काम का है। 8 नंबर, डेटा जो है ना वो फिक्स्ड है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो सेमी वेरिएबल या वेरिएबल है। क्योंकि इंफॉर्मेशन डेटा जैसे जैसे बदलेगा अगर तो इंफॉर्मेशन बदल सकता है। अब डेटा वही है किरण, बट हम उसको रीड करने का टेक्निक अलग यूज कर सकते हैं। किरण की IT है या नहीं, किरण के सेमेस्टर 3 में IT है या नहीं, तो इंफॉर्मेशन बदलता रहता है, बट डेटा आपका हमेशा फिक्स रहता है। कई बार इंफॉर्मेशन भी फिक्स होता है, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल बोला। तो इन्फो आपका वेरिएबल सेमी वेरिएबल दोनों होता है, जबकि डेटा आपका फिक्स्ड होता है। तो अब तक डेटा इंफॉर्मेशन से जितना MCQ बनने का बात था आपने बात कर ली। क्लियर है? यस सर। ये फालतू क्वेश्चन है, ये आपको जनरली नहीं पूछेगा। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? नॉलेज के लिए जरूरी है, सिस्टम को अपडेट करने के लिए जरूरी है, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। ये आपका MCQ में पूछने का जगह नहीं है। हाँ, ये आप जो अगला 2-3 चीज पूछने वाला है बहुत काम का है, MCQ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि अब इसी में ना 2 इंपॉर्टेंट बात आएगा, BPO और KPO। BPO और KPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है? जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन को हम एक साथ बहुत सारा डेटा को हम एक साथ लेते हैं और उस पर कोई ऑपरेशन करते हैं।
उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या कहीं पे डेटा को डिस्क्लोज करते हैं, हम लोग कहीं डेटा अलग से मेंशन करते हैं, डेटा को यूज करते हैं, ये सब इसका प्रोसेसिंग है। तो देखो डेटा प्रोसेसिंग कितने टाइप का है, ये वाला के बाद वाला पार्ट आपके काम आएगा, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग कितने टाइप का है ये आपके एमसीक्यू में पूछ तो लेता है, बट ये आपका नॉर्मल बात था। मैनुअल डेटा, मैकेनिकल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मैनुअल डेटा क्या हुआ? ओल्ड फैशन, जो आपके फिजिकली आपके पास कहीं लिखा हुआ है, बाय हैंड जो लिखा हुआ है। मैकेनिकल डेटा क्या हुआ? ये थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन है, जो टाइपराइटर वगैरह से या कैलकुलेटर में जो काम होता है। तो मैकेनिकल डेटा हो गया टाइपराइटर और कैलकुलेटर से निकला हुआ। मैनुअल डेटा हो गया हैंड से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो गया पूरा कंप्यूटर से प्रोसेस होके निकलना। जैसे टैली में आप एक एंट्री दिए कैश टू सेल्स, अब वो एंट्री प्रोसेस होके कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा, एक डेबिट में, एक क्रेडिट में, एक जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जाएगा आपका बैलेंस शीट में। कैश का लेजर के डेबिट में जाएगा और सेल्स के लेजर के क्रेडिट में जाएगा। तो ये जो पूरा अपने आप हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको जनरली नाम पूछेगा कितने टाइप का डेटा प्रोसेसिंग होता है, मैनुअल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट इतना अब इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, ये आपके काम का नहीं है कि इनपुट होता है, उसको हम जब कंप्यूटर में डालते हैं तो प्रोसेसिंग होता है, उससे फिर आउटपुट निकलता है, उसको हम फिर एनालाइज करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। बट ठीक है, ये एग्जाम में काम का नहीं है। नेक्स्ट वाला बहुत काम का है एग्जाम में, ये बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप्स इन बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। तो बिजनेस के डेटा को प्रोसेस करने का स्टेप क्या होता है? एडिटिंग करना। एडिटिंग का मीनिंग आप जानते हो? Yes, मतलब क्या होता है एडिटिंग वर्ड का? सर कुछ चेंजेस करना है या उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट डालना है या उसको हाँ, तो चेंजेस करना। कोडिंग करना मतलब इंक्रिप्शन। वेरी गुड, कोई सिस्टमैटिक वे में डेटा को सिक्योर करना। तो आपका पूछा क्या बिजनेस प्रोसेसिंग का स्टेप? सबसे पहले आप क्या करोगे? डेटा को अपने हिसाब से एडिट करोगे, अपने हिसाब से जो जो काम का डेटा है उसको छांट के अलग करोगे, फिर उसको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में सिक्योर करोगे। अब डेटा को कंप्यूटर में एंट्री करोगे, उसको वैलिडेट करोगे, मतलब फाइनलाइज करोगे क्या यही है, और लास्ट उसको टेबल में सजा लोगे, टेबुलर फॉर्मेट में सजा लोगे। ये आपके काम का है, क्योंकि इसमें स्टेपिंग में कई बार क्या पूछता है कि पहला 3 स्टेप हो गया, अब चौथा क्या होगा। तो आपको यहाँ पे एडिटिंग, फिर कोडिंग, उसके बाद डेटा का एंट्री, उसके बाद उसका वैलिडेशन, और उसके बाद उसका टेबुलेशन, टेबल में सजाना। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2-3 बार, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट बोल के बताया। ये दोनों वर्ड का खाली मीनिंग जानने का होता है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। देखो इंटर मतलब नाम में लगता है ना बिजनेस के अंदर ही अंदर, इंटर मतलब बिजनेस के अंदर ही अंदर, बट ऐसा है नहीं, उल्टा है पूरा। इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आपका एक ऑफिस दिल्ली में है, आपका एक ब्रांच कोलकाता में भी है। कोलकाता ब्रांच वाले जब दिल्ली ब्रांच से ऑनलाइन डेटा शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन मेल भेज रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और इंटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब बातचीत करो, उसको बोलेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। काम का बात यहाँ पे इतना ही है, लेकिन देखो इसका भी टाइप बताया है, 3 वेज बताया है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब पर्सन टू पर्सन बातचीत, यहाँ का मैनेजर वहां के मैनेजर से बात कर रहा है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब पूरा टीम जब बातचीत कर रहा है, या पूरा टीम जब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जैसे मैगजीन या न्यूज लेटर के थ्रू। मैनेजर बैठा है दिल्ली में, वो एक न्यूज लेटर बनाया और सारे ब्रांचेज में भेज दिया ऑनलाइन, उसको बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन।
और इंट्रापर्सनल मतलब दो लोग आपस में जब बातचीत करेंगे। और इंट्रानेट कम्युनिकेशन कंप्यूटर बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, इंट्रानेट है ये। इंट्रानेट मतलब जहां पे इंटरनेट का काम नहीं है, वायरिंग के थ्रू या ऐसा कोई सैटेलाइट कंसेप्ट है जहां पे सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजेशन का ही बातचीत हो रहा है, दिल्ली ब्रांच कोलकाता ब्रांच में बातचीत कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप इसमें ज्यादा बेटर एग्जांपल ऐसे समझो, मेरा एक 4 तल्ले का बिल्डिंग में ऑफिस है, 1 तल्ला वाला से इस तरीके से वायरलेस या वायर के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। 1 तल्ला का 4 तल्ला में बातचीत आराम से हो रहा है, अगर इंटरनेट ऑफ है फिर भी बातचीत हो रही है। तो इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं इंट्रानेट। तो इंट्रानेट कम्युनिकेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल और इंट्रापर्सनल, ये 3 टाइप है आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का। अब आता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब विद इन। तो देखो यहां भी वही है, इंटरपर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और इंटरनेट। यहाँ पे इंट्रानेट नहीं है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, इंटरनेट। तो वहां इंट्रानेट था और यहाँ इंटरनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें कोई वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट इंटरनेट नहीं हो सकता, वहां पे इंटरनेट के थ्रू ही बातचीत होगा अगर ऑनलाइन बातचीत हो रहा है। तो यहाँ ये डिफरेंस दिमाग में रखना कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, पहला दोनों वे सेम है, इंटरपर्सनल और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल या इंट्रापर्सनल और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, लेकिन तीसरा अलग है, तीसरा इंट्रानेट और इंटरनेट है। ये आ गया जो हम बार बार बोल रहा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और एक होता है केपीओ, देखो नीचे आएगा, हाँ ये रहा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है, एनी आइडिया, बीपीओ और केपीओ? सर बीपीओ में नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं और केपीओ में कोर एक्टिविटी। कोर से ज्यादा ये बोलो कि नहीं बेटा, कोर एक्टिविटी खाली हर बार मत बोल के आ जाना। हम एक एग्जांपल देते हैं, मेरा बाटा का जूता बनाने का, मेरा बाटा कंपनी है। अगर हम किसी और को बोले कि मेरे को 20 लाख जूता बनाने का ऑर्डर मिला है, 15 लाख ही हम बना पाएंगे, 5 लाख तुम बना दो, ये तो कोर एक्टिविटी वो। यस सर। बट ये बीपीओ। ओह अच्छा। बिजनेस का जो मेरा मेन प्रोसेस है, देखो यहाँ पे भी नॉन कोर और कोर दोनों हो सकता है, कोर या नॉन कोर एक्टिविटी, यहाँ दोनों हो सकता है। कोर एक्टिविटी मतलब मेरा मेन काम, और नॉन कोर मतलब अदर देन मेन काम। हम दोनों ही जब किसी को और को आउटसोर्स करें, मतलब थर्ड पार्टी को बोले तुम पूरा कर दो, ये बीपीओ ही है। जैसे हम बीपीओ का बेस्ट एग्जांपल देते हैं आपको, कॉल सेंटर। अब आप एक बात देखो, आप लोग सिम यूज करते हो, आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हो। अगर आप एयरटेल के हो तो आप एयरटेल कस्टमर केयर में कॉल करते हो, अगर हम वोडाफोन का तो हम वोडाफोन में कॉल करते हैं, अगर किरण जियो की है तो जियो के कस्टमर केयर को कॉल करती है। यस सर। क्या ये बात सच है? हाँ यस सर। किरण ये बात सच है? तो सब एक ही होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात पकड़ी हो इस बार आप। बेटा जी ये होता क्या है, ये जितने भी कॉल सेंटर बिजनेस खोल के बैठते हैं ना, हम एक कॉल सेंटर में 4.5 साल एज एन सीनियर अकाउंटेंट काम किया है, तो आई नो इट वेरी वेल। मेरे वहाँ क्या होता था, मेरा वहाँ इंटरनेशनल काम था, बट हम नेशनल लेवल पे जो काम देखा वो ये था, आप कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हो, कंपनियां इतना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, क्या इतना बड़ा कस्टमर केयर बनाना और उसको मैनेज करना अलग अलग सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, किसी एक कॉल सेंटर एक्टिविटी के बिजनेस करने वाले को ये वाला एक्टिविटी हैंड ओवर कर देते, आउटसोर्स कर देते कि आप मेरा कस्टमर केयर हैंडल करो। अब आप वही कॉल करो, हो सकता है वही आदमी आपसे एयरटेल के बात करो, और नेक्स्ट कॉल आने पे वही आदमी जियो का आदमी बन के बातचीत करो, और ये लोग कंपनी को यही लोग कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे पूरा रिपोर्ट भेज देते। जिस कंपनी का इसका पूरा डेटा को अरेंज करके इंफॉर्मेशन बना के एक्सेल शीट बना के भेज देते, और जितना कंप्लेन खुद सॉल्व कर सकते हैं कर देते हैं, नहीं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर के नाम पे कंपनी में आपका कॉल ट्रांसफर कर देते। तो ये है बीपीओ, जहां कोर या नॉन कोर। अगर हम मान लो बाटा कंपनी है, हमको जूता बनाने का ऑर्डर मिला, हम किरण एक जूता बनाने का बिजनेस करते हैं बट लोकल लेवल पे,
हम किरण को दे दिया, बोला ठप्पा हम लगाएगा, मेरा क्वालिटी वाइज बना के देना और ठप्पा बाटा का होना चाहिए, हम आपका क्वालिटी चेक करेंगे। ये भी बीपीओ है यानी कोर एक्टिविटी का। और नॉन कोर हो गया, बाटा बोला हम जूता का बिजनेस हम ही संभालेंगे, मेरा एडवर्टीजमेंट तुम संभालो, तो नॉन कोर एक्टिविटी होगी। लेकिन केपीओ है ना नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहां पे हम ऐसा कोई काम दे रहे हैं जिसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मेरे अब एक कंपनी है, लॉयर रखना मेरे को कंपलसरी है क्या कंपनी में? नहीं है ना, लॉयर रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई रूल कहीं पड़े हो कहीं पे? हाँ, यस सर, रखना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा बेटा, कंपलसरी कहीं लॉ में नहीं है। लॉ में सीएस के लिए कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है, लॉयर चार्टेड ये रखने कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या किया, हम एक लॉयर को पकड़ा जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। हम उसको बोला देख भाई मेरा हर कंपनी में हर समय तो केस रहता नहीं है, जब केस होगा तुम काम देख लेना, मेरा लॉ का मैटर तुम हैंडल कर। या एक सीए फर्म को हायर किया, बोला मेरा अकाउंट्स का काम तुम लोग हैंडल करो। तो यहां पर हम एक नॉलेज बेस्ड काम जिसमें पूरा टेक्निकल नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट मैटर का, वो काम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं। रिसर्च का काम हम दे दिया, रिसर्च के लिए हम अपने यहां पे टीम नहीं बनाया, मार्केट रिसर्च या प्रोडक्ट रिसर्च। किरण का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, हम किरण को मेरा प्रोडक्ट को और डेवलप करने के लिए रिसर्च का काम दे दिया। वैष्णवी का मार्केटिंग रिसर्च का काम है, हम वैष्णवी को मार्केटिंग का पता लगाने दे दिया, ये प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है पता कर दीजिए। तो जब एक नॉलेज का काम जिसमें टेक्निकल साउंड नॉलेज चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, वो काम आउटसोर्स करे उसको केपीओ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यस सर। तो अब देखो बीपीओ में बोला यहाँ पे आउटसोर्सिंग सर्विस दो टाइप का होता है, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस मतलब डेटा का एंट्री करने का काम हम किसी और को दे दिया, मेरा डेटा संभालने का काम हम किसी और को दे दिया, मेरा पेमेंट बेस का काम हम किसी और को दे दिया कि पेमेंट का प्रोसेसिंग कोई और करके देगा। मान लो मैं बैंक को हायर किया और हम बोला मेरा पेमेंट का सारा काम आप लोग देख लीजिए, तो ये हो गया बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में क्या हुआ, ईमेल, फोन, कन्वर्सेशन, यानी आपका एक तरीके से कॉल सेंटर वाला, वो सब काम दिया तो फ्रंट ऑफिस। बीपीओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीओ सॉल्यूशंस एंड ऑप्शंस। चार्ट तीन टाइप का है, ऑनशोर आउटसोर्सिंग, नियर शोर आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग। ऑनशोर आउटसोर्सिंग मतलब डोमेस्टिक, यानी इंडिया में हम किसी को आउटसोर्स किया। नियर शोर मतलब आउटसोर्सिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग वर्क डन ऑन सर्विस परफॉर्म बाय पीपल नेबरिंग कंट्रीज। और ऑफशोर मतलब offshore a type of business processing is the exporting of IT related work to United States या other developed nation जो तुम्हारे यहां से बहुत दूर है। तो तीन टाइप का आउटसोर्सिंग हुआ बीपीओ का। ऑनशोर मतलब तुम्हारे देश के अंदर, नियर शोर मतलब तुम्हारी नेबरिंग कंट्री, और ऑफशोर मतलब तुमसे थोड़ी दूर या बहुत ज्यादा डेवलप्ड है लेकिन तुमसे बहुत दूर है, उनको तुम काम सौंपा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का चांस बहुत कम है, पूछेगा भी तो ऑल ऑफ दिस वाला आंसर देके पूछेगा कि बीपीओ का फायदा क्या है। सबसे पहला बात तो कॉस्ट रिडक्शन है, दूसरा बात तुम्हारे मेन बिजनेस पे तुम फोकस कर पाओगे, तीसरा बात इंप्रूव प्रोडक्टिविटी है क्योंकि तुम एक्सपर्ट को काम दोगे तो क्वालिटी में अच्छा काम करके देगा। कॉस्ट रिडक्शन क्योंकि तुमको इतना स्टाफ नहीं रखना पड़ा, इतना टेक्नोलॉजी नहीं रखना पड़ा अपने पास, तुम अपने अगर तुम्हारा काम कपड़ा बेचने का तो तुम कपड़ा पे फोकस किए, तुम बाकी एक्टिविटी किसी और को दे दिए। तो ये तीन मेन बेनिफिट है। इसके अलावा एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स, मेरे पास हो सकता है उतना टेक्नोलॉजी नहीं हो, बट जिसको हम दिया उसके बाद बहुत टेक्नोलॉजी है तो मेरा फायदा होगा। एबिलिटी टू रीजन रिसोर्सेज, हम अपने मेन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज कर पाएगा क्योंकि मेरा रिसोर्सेज को सिर्फ हम मेन काम में ही लगाएगा। तो ये सब चीज मेरा फायदा है। अब आता है केपीओ, हम पहले ही बोला था नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये बीपीओ का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे हाई एडेड वैल्यू प्रोसेसेस हमको देता है किसी को, जो मेरे बहुत ज्यादा हाई एडेड वैल्यू है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज का जहां पे हमको दरकार है, हम ऐसा काम किसी को देते हैं। तो यहाँ पे यही मेन मीनिंग था, तो कुछ है नहीं इसमें। इसका अच्छाई बुराई, इसका चैलेंजेस, ये सब आपको एग्जाम में पूछता कम ही है, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब पूछने का जगह नहीं बचती। अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, ये सब क्वेश्चन ना प्रॉब्लम वही है कि थ्योरेटिकल एग्जाम रिटर्न में अच्छा क्वेश्चन है, बट एमसीक्यू में कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, या डिप्लॉयमेंट ऑफ आईटी इन बिजनेस। आईटी का बिजनेस में क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या रूल है। तो देखो यहाँ पे ज्ञानबाजी की तरह ही दिया पॉइंट। पहला बोला बिजनेस एप्लीकेशंस, आईटी तुमको बहुत सारा बिजनेस एप्लीकेशन बना के देता है, नया नया टाइप का सॉफ्टवेयर बना के देता है, जो तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करने में। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी आईटी का ही काम है कि अपना एक काम किसी और को हैंड ओवर किया। केपीओ वाला एक्टिविटी, ये भी बिजनेस का काम, फायदेमंद है बिजनेस के लिए। इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरनेट, लैन, वैन, इनके थ्रू बातचीत में हेल्प करता है आपको। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत। पहला बोला ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, इनका फुल फॉर्म भी पूछता है और आपको इनका काम भी समझ में आना चाहिए। देखो 4 टाइप का आईटी सिस्टम का टाइप्स है, क्या क्या? टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और एक होता है केएमएस यानी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इनका मीनिंग एक एक लाइन में समझो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, नाम ही में मीनिंग है बेटा, तुम डेटा डालोगे उसको वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके तुमको दे देगा। तो तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को भाई टैली वाला, तुम जनरल एंट्री डाले, जनरल एंट्री डाले, वो उसको ले जाए, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बना दिया। तो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का सिस्टम। दूसरा बोला एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो तुम अकाउंट्स में बहुत कुछ बनाते हो, मैनेजमेंट के सामने जाके जो रिपोर्ट रखते हो ना, मैनेजमेंट के काम का इंफॉर्मेशन को छांट के पूरा एक जगह बना के देना, उसका भी सॉफ्टवेयर आता है। तो जो मैनेजमेंट को स्पीडी डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट डेटा चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को, उनके लिए जो ये लोग एक्सेल या रिपोर्ट्स बना के देता है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीएसएस, ये बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो तुमको कोई चीज में लेके इशू है, जैसे एग्जांपल बोलते हैं तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में एसएलएम डेप्रिसिएशन सही होगा या डब्ल्यूडीबी डेप्रिसिएशन सही होगा, ये वाला डेटा तुम डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर में ना पहले से बहुत सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके तुमको दिया है। तुम जब डालोगे तुमको तुरंत वही उसका आंसर दे देगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेटर होता है। जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, हमको अगर मेरे एरिया में फ्लावर्स खरीदने और हमको पता नहीं है दुकान कहां पे, हम कैसे पता लगे? बोलो, एप्लीकेशन जानते हो ऐसा एक जो तुमको तुम्हारे एरिया में कहां वो सामान मिलेगा वो बता देता है? सुनिए ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में। तो डायरेक्ट गूगल ही बता देता है। बेटा गूगल तो छोड़ो, गूगल तो ठीक है, गूगल आपको एग्जैक्टली शायद ना बता पाए, बट आपको एक और ऐसा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑनलाइन वेबसाइट है सॉरी, जो आपको 1 सेकंड के अंदर बताता है, आपको फोन नंबर, रोल नंबर सब दे देता है, या इनफैक्ट आप चाहो तो वो लोग आपको कॉल भी करके, मतलब आपके एरिया में जो दुकान है वो आपको कॉल भी कर देगा। जस्ट डायल का नाम सुने हो? यस सर। एग्जैक्टली वही काम करता है। तो इसी टाइप से सॉफ्टवेयर होते हैं डीएसएस के, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो आपको डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं। डिसीजन देते नहीं है, ये नहीं बताते ये कर लो, एसएलएम कर लो,
ये तुमको बताएंगे देखो एसएलएम का यही फायदा है, डब्ल्यूडीबी का यही फायदा है, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये बेनिफिशियल होना चाहिए। अब तुम बाकी चॉइस करो जो करना, लेकिन तुमको डिसीजन लेने में हेल्प करती। तो ये एक टाइप का जज डायल वाला एग्जाम्पल था केवल, ये डीएसएस नहीं है, बट आपके मैनेजमेंट में ऐसे सॉफ्टवेयर लगते हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपके डेटा को कैप्चर करना, उसको आपसे शेयर करना, उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। आपका जो भी काम कंपनी में हो रहा है सबको एक जगह स्टोर करते जाता है, और आपको जब जो दरकार हो आप सर्च करो, आपको दिखाई देता है। इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे एक सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको सारा डेटा आपका एक जगह स्टोर करेगा वर्चुअल मेमोरी में, और आप उसका केवल शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट लिखो, और आपको डेटा का लिस्ट दिखा देगा अपने आप। अब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो देखते हो ड्रॉप डाउन खुल जाता है। आपका सर्च इंजन जो मदद करता है आपको, क्या पहले क्या ढूंढे थे गूगल में, अगर हम आधा घंटा पहले जीएसटी के बारे में सर्च किया था, अब अगर हम दोबारा गूगल खोलता है और जी टाइप करता है तो मेरा लास्ट सर्च वाला चीज पहले दिखा देगा ना, जीएसटी। ऐसा होता है? यस सर। हाँ एग्जैक्टली। तो यही आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है उन लोगों का। आप पास्ट में क्या देखे हो, पास्ट में क्या किए हो, क्या खोले हो, उसका पूरा हिस्ट्री खोलना, और आप टाइप करो तो आपको लेटेस्ट में जो खोले हो सामने दिखाई दे। यही है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया थोड़ा थोड़ा कि टीपीएस क्या होता है, आपको हम बता दिए मेनली इतना, उतना और ज़्यादा काम का बात इसमें पढ़ने को नहीं है। एग्जाम्पल्स कुछ हो तो देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर के कोई नाम दिया हुए लोग। हाँ ये देखो एग्जाम्पल दिया टीपीएस का, बैंक अकाउंट। आप पैसा विड्रॉ करते हो, जमा करते हो, ट्रांसफर करते हो, ऑटोमेटिक आप जो एटीएम से काम करते हो ऐसा कुछ, तो आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाता है ना चीज। यस सर। ये टीपीएस सॉफ्टवेयर काम करता है। ये एग्जांपल था टीपीएस का। नेक्स्ट आया, देखो यहाँ पे बताया, देखो टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम इंक्लूड आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, रिकॉर्ड करना डेली सेल्स को अपने आप। वो आप देखो ओएमआर मशीन से वो लोग जब मारते हैं, आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो तो ब्लैक कलर का मशीन से लाइट मारता है ना आपका प्रोडक्ट का बारकोड के ऊपर, और वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में एंट्री ले लेते कि ये माल बिक गया। बारकोड में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ये भी एक टीपीएस का एग्जांपल है। पेरोल सिस्टम जिसमें एम्प्लॉय का हम सिर्फ सैलरी और उसका अमाउंट वगैरह थोड़ा सा डाल दे, बाकी सब डिटेल वो खुद कैलकुलेट कर ले। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम में हम केवल सेल परचेज का एंट्री मारा, मेरा अपनी आप स्टॉक का आना जाना सब अपने आप ट्रैकर बन जाएगा उसका। एयरलाइन बुकिंग सिस्टम या रेलवे बुकिंग में आप अपने मोबाइल ऐप से टिकट परचेज करते हो, हाथों हाथ वहां दिखा देता ना टिकट खत्म हो गया। मान लो 2 टिकट अवेलेबल था, हम दोनों खरीद लिया, अब तुरंत उसके 1 सेकंड के अंदर किरण भी वही सॉफ्टवेयर ऑन की रेलवे का, किरण को क्या दिखाएगा, टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। 1 सेकंड भी छोड़ो, नैनो सेकंड के अंदर किरण को दिखाएगा टिकट खत्म हो गया। ये कैसे होता है? ये सॉफ्टवेयर टीपीएस यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पहले बता दिया था, एक्स्ट्रा काम का बात किया है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प कर लेता है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली मैं एक बात मजेदार बात बताती हूँ, एमआईएस ना एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। आप सैप का नाम सुनो, एसएपी? यस सर। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? सर मुझे तो बस इतना पता है, अकाउंटिंग फाइनेंस में लगता है। सिर्फ अकाउंट फाइनेंस में? डोंट नो। देन टुडे यू नो इट कि नहीं सर, ये बिजनेस का A to Z चीजों को काम करने में मदद करता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, स्टॉक मैनेजमेंट, सैलरी डिटेल, आपका मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प। सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नहीं करते हुए भी बिजनेस का सब कुछ मैनेज कर ले, इसीलिए उसको एमआईएस बोलते हैं। एमआईएस ना कॉम्प्रिहेंसिव है, टैली उसका एक छोटा सा पार्ट है। वैसे आपका पेरोल यानी सैलरी डिटेल मेंटेन करने वाला सॉफ्टवेयर एक छोटा सा पार्ट है, बट एमआईएस एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो सब कुछ कर लेता है, अकाउंट्स का एंट्री भी और ये सब। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे जैसे डिपार्टमेंट्स एमआईएस यूज करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अकाउंट्स का एंट्री नहीं करना, उनको और 500 वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना है।
तो वो सब भी बनाने का काम MIS करते हैं। जैसे अगर एक आजकल के एग्जाम्पल में बोले तो आपका जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें GST का रिपोर्ट अपने आप बन जाना। पार्टी को आप अगर बोलोगे ना MIS सॉफ्टवेयर में डाल दोगे ना कि जिस दिन पार्टी को 3 महीना का उधार दिया, अब आप एग्जैक्टली जिस दिन 3 महीना पूरा हो पार्टी को नोटिस चला जाना चाहिए कि आपका पेमेंट बाकी है, पेमेंट क्लियर कीजिए। तो MIS इस तरीके से ऑनलाइन पूरा काम करता है, आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रखना पड़ता है कि आपका जिस दिन उस पार्टी का 3 महीना खत्म हुआ ऑटोमेटिक उसकी एक मेल चला जाएगा MIS में। MIS इस टाइप का सॉफ्टवेयर है। आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना मेल करने के लिए जीमेल, याहू, रेडिफ ये सब यूज नहीं करते वो लोग, उनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, वो MIS का सॉफ्टवेयर है। उसमें अकाउंट्स का भी एंट्री हो रहा है, उससे मेल भी जा रहा है, उससे इंटीमेशन भी चला जा रहा है, नोटिस भी चला जा रहा है, स्टॉक का डिटेल भी मेंटेन हो जा रहा है, स्टॉक का इन्वेंट्री का लेवल भी मेंटेन हो जा रहा है। तो MIS एक ऐसा सिस्टम है जो कम्युनिकेट करना बाहर के लोगों से, अंदर के लोगों से, आपका डेटा को रिकॉर्ड करना, सब कुछ करता है। ठीक है। नेक्स्ट आया DSS। ये हम आपको पहले ही बोला, अभी इसका एक चीज पूछेगा, DSS का कंपोनेंट शायद नीचे वो पढ़ना पड़ेगा। DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको टॉप लेवल में ही काम आता है मेनली। एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को डिसीजन में कन्वर्ट करना, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी आप जो डेटा डाल रहे हैं वो कंप्लीट भी नहीं है तो बहुत ज्यादा आधा अधूरा भी नहीं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा उसको आप डाल दो उस सॉफ्टवेयर में, वो आपको मोटा मोटी एक ऐसा इंफॉर्मेशन बना के दे देगा जो आपके काम आए, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। हम आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर देखियो कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर देखियो कभी, कुंडली लाइट एंड ऑल, एस्ट्रो सागा, कुंडली लाइट, कभी ट्राई करना गूगल में जिस दिन खाली बैठे। आप सिर्फ अपना वहां पे जन्म का टाइम, डेट ऑफ बर्थ और कौन से जगह आपका जन्म हुआ और आपका नाम, ये 4 इंफॉर्मेशन खाली चाहिए। आपका राहु कहाँ है, आपका केतु कहाँ है, आपका कौन सा ग्रह है, कौन सा नीचे स्थान पे बैठा है, कौन सा ऊंचा स्थान पे बैठा है, कौन सा ग्रह, आपका वास्तु कैसा है, आपका 2024 कैसा बीतेगा, आपका 2072 कैसा बीतेगा, सब बता देगा आपको। इनफैक्ट कुछ सॉफ्टवेयर ये तक दावा करते हैं आप किस दिन मरोगे वो भी बता देगा तो ये सॉफ्टवेयर कर क्या रहे हैं, आप उसको क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिए थे अपने कुंडली के बारे में? नहीं, आप सिर्फ अपना 4 डेटा दिए, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, मतलब एकदम जीरो डेटा भी नहीं, सिर्फ नाम डालने से कुछ नहीं बताएगा, बट आप ये 3-4 मेन इंफॉर्मेशन है उसको दे देते हो, वो आपको पूरा जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बना के देते, आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक का पूरा डिटेल। कितना सच कितना झूठ अलग बात है, बट वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि आपके कुंडली में राहु का दोष है, आप पे शनि भारी है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। अब आप करो मत करो वो आपका चॉइस है। तो यही है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये हुआ मोटा मोटी खत्म, और तो आई थिंक कुछ बचा नहीं। KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आपको हम पहले बोला था, आपके डेटा को सोर्स कहाँ से आ रहा है, डेटा को स्टोर करके रखना, हाइड कर देना, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो सामने आए, छुपा हुआ रहे वो चीज़ हाइड कर देगा। तो आपके नॉलेज को मैनेज करता है, आप जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो काम अब तक किए हो उसको एक जगह अपने पास सेव करके स्टोर कर लेता है, और जब आपको दरकार हो आपके सामने वो निकल के आ जाएगा। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यही है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स है बहुत सारे, जैसे आपका रेलवे भी यूज करता है इसको कि कौन सा टिकट बिका, कौन सा कब बिका, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो ना अपना टिकट बुकिंग जाके ऐप में, तो वो लोग नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। इसका फायदा बताया कि आपका नॉलेज में बाद में आप कहीं भी शेयर कर सकते हो उसको, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, आपके एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाता है, ये कम टाइम में आपको तुरंत आंसर दे देता है अगर आपको पुराना डेटा खोज के निकालना है तो। नए एम्प्लॉय जब आते हैं तो उनको हेल्प करता है पुराना डेटा को चेक करने में।
मेनली इसका यही सब बेनिफिट है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा एक पिरामिड है, ये एमसीक्यू में काम का है। और एक छोटा सा टॉपिक बचेगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। पिरामिड डायनामिक डायग्राम ऑफ मैनेजरियल लेवल, ये आपको मोटा मोटी तो पता है। ये सबसे ऊपर कौन होता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल को क्या बोलते हो? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इनका मेन काम क्या है? डिसीजन स्ट्रक्चर बनाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक जगह डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करने के लिए इनका सॉफ्टवेयर काम आता है, और ये लोग डिसीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कौन से लेवल पे कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है वो बता रहे हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल, उनको कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा? डीएसएस और काम गया इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो मेन डीएसएस। ठीक है, हाँ ठीक है समझ गए। इनको डीएसएस काम आता है टॉप लेवल वालों को। मिडिल लेवल में कौन होता है? टेक्निकल लेवल वाले यानी मैनेजर लोग, उनको एमआईएस काम आता है। और नीचे लेवल पे ऑपरेशनल, उनको टीपीएस काम आता है। तो ऊपर वालों के पास थोड़ा सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मिडिल वालों के पास सेमी स्ट्रक्चर, नीचे वालों के पास पूरा स्ट्रक्चर। तो किसके कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है? टीएसएस काम आता है टॉप वालों के, एमआईएस काम आता है मिडिल वालों के यानी टेक्निकल वालों के, और लोअर वालों के काम आता है या ऑपरेशनल वालों के काम आता है टीपीएस। यही आपके काम का बात था। और कुछ है एक बार देख लेते हैं। ये फिर बताया ऑपरेशनल लेवल क्या होता है, मतलब लोअर लेवल जो लोग डे टू डे एक्टिविटी में काम करते हैं। टेक्निकल हो गए मिडिल वाले यानी मैनेजर वाले मिडिल लेवल वाले, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गए टॉप लेवल वाले मोस्ट सीनियर लेवल। तो ये तीन आपको दोबारा नाम बताया, उतना कुछ है नहीं। ये था आपका चैप्टर 1। क्लियर है? मोटा मोटी कई एक बातें नहीं पता चली? यस सर। तो अब फटाक से एमसीक्यू देख लेते हैं, इसका चैप्टर को डन कर देते हैं। Dash can be defined as representation of fact, concept or instruction in a formalized manner, which should be suitable for communication, interpretation or processing of human or electronic machine. तो डेटा ना जो प्रोसेसिंग के काम आए वो डेटा, और जो प्रोसेस हो के निकले, जो प्रोसेस्ड हो, वो हो गया इंफॉर्मेशन। यस सर। Data themselves are fairly useless, but when data are interpreted and processed to determine the true meaning, they become useful and can named as। डेटा जनरली खुद यूजलेस होते हैं, बट जब उनको इंटरप्रेटेड और प्रोसेस किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? इंफॉर्मेशन। पहला 5-6 क्वेश्चन तो डेटा और इंफॉर्मेशन पे दिया है। डैश इज द रॉ मटेरियल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय एनी कंप्यूटर मशीन। तो डेटा dash data has been converted into more useful and intelligible form. It is set of data to information. Dash is the process data on which decision actions are based. किसको देख के डिसीजन लेते हो? इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर, वो एलिमेंट्स क्या है जिस पर कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन बेस करता है? डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ देम। पे स्लिप, इनवॉइस, मार्कशीट एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। और उनमें जो नेम, अमाउंट, वो सब डिटेल है, उसको डेटा बोलते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 or more रिलेटेड डेटा फाइल्स। हाँ, ये बड़ा काम का है। जब भी डेटा फाइल्स के बारे में बात करें, डेटा फाइल्स मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन का जब अलग अलग फोल्डर और फाइल बन जाता है, उसको डेटा फाइल बोलते हैं। और इस पूरे कंटेंट को क्या बोलते हैं? डेटाबेस। Dash usually include all operations performed on data disclosure management and collection of data within a company. ये देखो यहाँ पे 4 स्टार मारा, मतलब ये एमसीक्यू बहुत बार है। तो Dash usually include all operations performed by data disclosure management, use and collection of data within a company. तो ऑपरेशंस बोला है, अगर ऑपरेशन वर्ड नहीं होता तो ये डेटाबेस हो जाता, क्योंकि ये सब डेटाबेस में होता है। बट यहां बोला ऑपरेशंस यानी उसका काम करना, यानी डेटा प्रोसेसिंग करना। ये वाला तो आप अभी हम बोले थे जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कितने तरीके से डेटा प्रोसेस होता है? मैनुअली,
मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पे देखो इन चारों में से पूछा, डैश इज ओल्ड फैशन वे ऑफ डूइंग इट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर भी आने के पहले तो देखो मैनुअली में होता था, फिजिकली, मैकेनिकल में होता था कैलकुलेटर और टाइपराइटर, और इलेक्ट्रॉनिक में हो गया पूरा कंप्यूटर, आ गया सॉफ्टवेयर। तो ओल्ड फैशन वाला कौन सा है? मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। डैश रिजल्ट इंप्रूव ड्रामेटिकली विद द एडिशन ऑफ टाइपराइटर एंड कैलकुलेटर। ये कौन सा हो गया? मैकेनिकल। और जहां पे कंप्यूटर की मदद से डेटा को फैसिलिटेट किया जाए, प्रोसेसिंग किया जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा, यहाँ पे स्टार नहीं मारा बट हम 2-3 बार देखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल? सबसे पहले क्या होगा? इनपुट, फिर उसका होगा प्रोसेसिंग, फिर उससे आउटपुट निकलेगा, तब उसको हम लोग इंटरप्रिटेट यानी एनालाइज करेंगे डिसीजन लेने में। वैसे भी ये गेस करने का सबसे आसान तरीका था, सबसे पहले तो इनपुट ही होगा, तभी तो आगे कोई काम होगा। Yes, sir. Which of the following are steps in business data processing? Editing and coding, data entry and validation, tabulation. ये सभी तो है, सारे काम करते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। Dash refers to internal memos, intranet, personal communication and team meeting. क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? इंट्रानेट और इंटरनल। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है? इंटरपर्सनल, इंटरनेट कम्युनिकेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल का बात हो रहा है। Yes, sir. क्योंकि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है? इंटरनेट होना पड़ता है, और वो भी बाहर के लोगों के साथ बातचीत, इंटरनल। Yes, sir. नेक्स्ट दिया, चलो, द प्रोसेस ऑफ डैश इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस सेंस ऑफ पाथवेज। ये थोड़ा सा, द प्रोसेस ऑफ डैश इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस सेंसेस और पाथवेज। ये थोड़ा याद करने लायक है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इसका लॉजिक हमको भी नहीं समझ में आया, आईटी का बंदा तो हम भी नहीं है भाई। ये थोड़ा याद करने लायक एमसीक्यू है। Yes, sir. और अगर आपको कोई लॉजिक लगता है तो बढ़िया बात है, मेरे हिसाब से ये याद करने लायक है। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन द वेरियस सेंस ऑफ पाथवेज, यानी इंट्रापर्सनल। नहीं पता क्यों, लेकिन ये आंसर है। डैश क्लासिफाइज कम्युनिकेशन दैट इज इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पहले बोल दिया, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब विद आउटसाइड। That is a form of communication that channel using computer-based technology harnessed by the organization to allow internal communication. Internal communication के लिए जो हेल्प करे, यानी इंट्रानेट। हम पहले ही बोला था आपको, जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मेल करना हो, ये सब करना हो, तो इंट्रानेट यूज होता है, वो वायरलेस या वायर के थ्रू, लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं चाहिए। Dash occurs between different companies and would include official letter and invoice, bill, proposal, etc. यानी interpersonal. Most of the organization use dash to establish intra-organizational communication. Intra-organizational के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? LAN, WAN, EDI या all of the above? सर इंट्रा के लिए लैन ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, क्योंकि वैन और ईडीआई तो आपको इंटर के लिए चाहिए। हाँ, तो ये लैन ही होगा, सही है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज डैश टू एस्टेब्लिश इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ वैन होगा। डैश इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मैसेज, इंफॉर्मेशन, डेटा अक्रॉस कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, इंटरपर्सनल। Dash describe communication between separate organization, inter-organizational. Use of computer-based system that is open to user. Example www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट का बात हो रहा है, क्योंकि जब www मतलब इंटरनेट के यूज के थ्रू होगा। Dash is a process which one company has another company to handle its own business activities. एक कंपनी ओन एक्टिविटीज यानी मेन एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, यानी बीपीओ। वैसे भी एचआरओ हो नहीं सकता
और नॉलेज प्रोसेसिंग में तो तुमको टेक्निकल वो सब बात करेगा। नेक्स्ट वाला बोला डैश इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी एंड फंक्शन टू ए थर्ड पार्टी। नॉन प्राइमरी मतलब नॉन कोर, ये भी बीपीओ। बीपीओ में कोर नॉन कोर दोनों होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। बीपीओ सर्विस इंक्लूड पेरोल, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, कस्टमर कॉल सेंटर, ऑल ऑफ द अबव। बीपीओ इज ऑल्सो नोन एज, हाँ इसकी टोपी उसके सर, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस। बीपीओ को ये भी बोलते हैं, ये नाम वाला बात याद रखना। बीपीओ को ITES बोलते हैं। यस सर। Dash is the obtaining of service from someone outside a company but with the same country. Onshore, same country मतलब onshore, nearer मतलब near shore, और दूर या developed country मतलब offshore. तो dash is the practice of getting work done of service performed by people in neighboring country. तो near shore. Dash type of business process also is the export of IT related work from the United States and other developed country. ये हो गया offshore. ये वाला पार्ट से पूछने का मेरे को लगता है कि MCQ। बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेज। ऐसा जब भी पूछेगा एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेजॉरिटी ऑल ऑफ द अबव होगा। कॉस्ट रिडक्शन, फोकस ऑन योर बिजनेस, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज वन स्टेप एक्सटेंशन ऑफ बीपीओ। बीपीओ का एक स्टेप एक्सटेंशन क्या है? केपीओ। बीपीओ से एक स्टेप आगे। डैश में बी डिफाइंड as high added value process chain where the achievement of objective is highly dependent on skill, domain knowledge and expertise of people out actually। ये 4 स्टार दिया मतलब 4-5 बार आया है, बहुत स्टार दिया मतलब बहुत बार आया है। तो केपीओ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, आप क्या चीज दे रहे हो? हाई स्किल डोमेन वाला काम, हाई स्किल डोमेन नॉलेज वाला काम दे रहे हो, यानी केपीओ। डैश इज द आउटसोर्सिंग ऑफ कोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस activity, meaning that knowledge and information related work is carried out worker in a different company by a subsidiary of the same organization। अगेन वही बात देख लो, knowledge and information related work मतलब केपीओ। Dash is the allocation of related high level tasks to an outside organization or different group of different geographical location। यहाँ के बीपीओ क्यों नहीं यूज हुआ? Dash is the allocation of relatively high level task। अच्छा, हाई लेवल टास्क, इसके कारण केपीओ हुआ, वरना ये बीपीओ भी हो सकता है क्योंकि बीपीओ का दूसरा नाम ITES है। सम चैलेंजेस फेस बाय केपीओ, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ, मेंटेनिंग हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल, एंश्योरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ ये सब चैलेंज है। तो ऑल ऑफ देम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? TPS, MIS, DSS, KMS, all of the above. DAS is an information processing system for business transaction involving the collection, modification and retrieval of transaction data। कलेक्शन करना, मॉडिफाई करना और रिट्राइव करना, हाँ, और ट्रांजेक्शन डेटा, हाँ, तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। डैश इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग, TPS। पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डरली एंट्री, अकाउंटिंग पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ TPS। ये सब प्रोसेसिंग का काम है ना, डेटर बनाना, क्रेडिटर बनाना, कैलकुलेट करके निकालना कितना डेटर कितना क्रेडिटर, ये सब TPS का काम है। डैश आर द यूज्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, TPS। डे टू डे काम TPS करता है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, ये सब TPS का एग्जाम्पल है। Dash is the collection of systematic hardware procedure people that all are work together to process the store and produce information। डेटा को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम का है, MIS। द फॉलोइंग आर सम जस्टिफिकेशन ऑफ हैविंग MIS सिस्टम। MIS क्यों होना चाहिए? डिसीजन मेकर को हेल्प करता है, ये कम्युनिकेशन में मदद करता है, रिकॉर्ड कीपिंग में मदद करता है, इसीलिए ऑल ऑफ देम। पीपल, डेटा, बिजनेस प्रोसीड्यूर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा द मेजर कंपोनेंट ऑफ MIS। Dash are used by tactical manager to monitor the organization current। tactical मतलब बीच वाला MIS यूज करता है, ऊपर वाला DSS या KMS। DSS KMS ऊपर वाला के लिए, स्ट्रेटेजिक वाला के लिए, टॉप वाला के लिए। MIS है
टैक्टिकल वाला के लिए, और टीपीएस है ऑपरेशनल यानी लोअर लेवल के लिए। ऑपरेशनल। हाँ, ऑपरेशनल या लेवल, लोअर लेवल। सेल्स मैनेजर सिस्टम, बजटिंग सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब MIS का काम है, मिडिल वालों का। याद है ये 11 में आप लोग, 12 में आप लोग एक चैप्टर पढ़ा हुआ है जहाँ पे आप लोग ये पढ़ते हो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल। ये वही मोटा मोटी काम कर रहा है। द आउटपुट फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेस यूज इन द इनपुट टू, हाँ, जो टीपीएस से डेटा निकल के आता है वो किसके पास जाता है? लोअर वाला का निकलेगा तो उसके ऊपर, MIS वाला के पास। और MIS से जो निकल कर आता है वो कहाँ जाता है फिर? DSS या KMS के पास। डैश आर यूज बाय टॉप लेवल मैनेजर टू मेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अब यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, ये लोग का ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों ही यूज होता है, DSS और KMS, लेकिन ज्यादातर DSS यूज होता है, इसलिए DSS आंसर दिया है। द आउटपुट फ्रॉम द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड तो मिडिल लेवल का था ना? नहीं, तो अब में वैसे आप बोल सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड था। हाँ, वो सीखा, लेकिन ज्यादातर ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ना बेटा वैसे देखा जाए तो कोई भी सॉफ्टवेयर सॉल्व करके नहीं देता। थोड़ा सा वहाँ वो गलती है नोट्स में। हाँ, वो रॉन्ग है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको सॉल्व करके नहीं देगा, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा। ओके। टॉप लेवल वाले हमेशा DSS यूज करते हैं। हाँ। द आउटपुट फ्रॉम द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज एज द इनपुट टू DSS। डैश इज द, यानी MIS जो भी निकालेगा ऊपर वाला के पास जाएगा, मिडिल वाला जो भी सॉल्व करेगा ऊपर वाला के पास जाएगा। डैश इज द कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड टू सपोर्ट decision making in an organization, DSS. A dash can be used by operational management and planning level to an organization to compile information and data and synthesize it into actionable intelligence. This allows the end user to make more informed decision to a quicker pace. DSS. Decision लेने का बात करेगा मतलब DSS. Dash are used by senior manager. DSS, सीनियर मैनेजमेंट बोलते ही खत्म बात। फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, बैंक लोन मैनेजमेंट आर एग्जांपल ऑफ। बैंक लोन लेना है कि नहीं लेना, हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, यही तो काम होता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंस लें कि नहीं लें, कितना कहां से लें, यानी डिसीजन लेना है हमको, तो ये सब जानकारी आपको DSS देते हैं। याद है आप क्लास 12 में चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, उसमें पढ़ते थे ना कि कब डेट से जाए, कब इक्विटी से जाए, कब फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाए, कितना वर्किंग कैपिटल में लगाए, तो ये सब डिसीजन लेने में DSS मदद करता है। डैश इज द सिस्टम फॉर अप्लाइंग एंड यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नॉलेज के मैनेजमेंट का जो काम है KMS। डैश इज अ सिस्टम फॉर अप्लाइंग एंड यूज, डैश refers to any kind of IT system that store and retrieve knowledge, improve collaboration, locate knowledge, mining repositories and hidden knowledge, captures and use knowledge। बाप रे बाप, इतनी बार नॉलेज वर्ड यूज हुआ ना, ये अल्टीमेटली आंसर एक ही है, नॉलेज मैनेजमेंट। डैश इंक्लूड डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिव अराउंड बिजनेस प्रोडक्टिविटी, अ कम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिसिस एंड मोर। KMS। A knowledge management system is an application designed to capture all the information within your organization and make it easily available to your employee anywhere anytime। देखो ना, गजब बात बोलता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नाम ही दे दिया पहले से, और पूछा है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो KMS ही है। आखिरी पेज पे आ गए। डैश कंप्राइजेज अ रेंज ऑफ प्रैक्टिस यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, क्रिएट, रिप्रेजेंट, डिस्ट्रीब्यूट एंड एनेबल एडॉप्शन टू इनसाइट एंड एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे बोला ना एक्सपीरियंस वाला बात, कि आपका पुराना पास्ट रिकॉर्ड भी आप खोज के निकाल पाओ, तो ये KMS का बात कर रहे हैं। टेंजिबल बेनिफिट ऑफ यूजिंग KMS यूज करने का फायदा क्या है? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होगा, इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होगा, टाइम कम लगेगा, ऑल ऑफ दैट। KMS का मेन पर्पस क्या है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना, इनोवेशन लाना, ऑल ऑफ द अबव। ये सब में ऑल ऑफ द अबव टाइम पास के लिए देता है।
The dash concerned with performing day-to-day business transaction of the organization. एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कहीं पढ़े नहीं. डैश कंसर्न विद परफॉर्मिंग डे टू डे ऑपरेशन, इसमें तो टीपीएस होना चाहिए था, बट टीपीएस दिया नहीं है. डे टू डे काम का जब बात किया, अच्छा ऑपरेशनल वर्ड यूज कर लिया. ठीक है. डे टू डे काम यानी ऑपरेशनल्स, इसलिए वो यूज किया. एग्जाम्पल ऑफ यूजर एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड कैशियर एट अ पॉइंट ऑफ सेल, बैंक टेलर, नर्स इन हॉस्पिटल, कस्टमर केयर स्टाफ. ये सब काम तो ऑपरेशंस का. यूजर एट दिस लेवल, यूजर मेक स्ट्रक्चरल डिसीजन, दिस मीन दैट दे हैव डिफाइंड रूल्स दैट गाइड देम विल मेक डिसीजन. हाँ, ये कौन है लोग जिनके लिए पहले से रूल सेट है और उनको बस उस रूल पे काम करना है. लोअर लेवल है ना, वो कौन से लेवल के यूज है? तो लोअर लेवल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट. दिस ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू डोमिनेट बाय मिडिल लेवल मैनेजर. मिडिल लेवल को क्या नाम दिया गया था? टैक्टिकल. यस सर. तो ये रहा टैक्टिकल मैनेजमेंट. तो देखो लोअर लेवल वालों को ऑपरेशनल नाम दिया तो जहां जहां ऑपरेशनल मैनेजमेंट आया उनका आंसर आ गया. मिडिल वालों को टैक्टिकल नाम दिया तो जहां जहां टैक्टिकल आया उनका आंसर आ गया. आखिरी 2 एमसीक्यू. यूजर ऑफ डैश मेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. हिसाब से तो ये दोनों ही. हिसाब से तो ये दोनों. दिस इज द. अब इसका आंसर में तो डाउट रहेगा सर, लेकिन स्ट्रेटेजिक तो टॉप लेवल का होता है ना, सेमी स्ट्रक्चर तो मिडिल. तो अरे आपने बोले ना दोनों में देखा ऊपर वाला फिर एमसीक्यू रॉन्ग हो. फिर वहां पे कैसे गेस करोगे सर? उसमें लेकिन पेन से बहुत ज्यादा उसमें किया हुआ था बी ऑप्शन में. ठीक, देख लेते 1 मिनट, जो पहले ही दोनों खत्म कर लेते हैं. ठीक है. इसका एक बात रहा कि टेक्निकल होगा. दिस इज द मोस्ट सीनियर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब वो जो बहुत सारा गुलिया वाला आप जो बोल रहे थे वो भी देख लेते हैं. यस सर. कौन सा था वो? बहुत ऊपर था कि रिसेंट टाइम में था? सर ये बहुत सारे नॉलेज के पहले था. नॉलेज ये नॉलेज वाला तो ये रहा, बहुत सारा नॉलेज. हाँ, उसके पहले था. उस सेमी स्ट्रक्चर वाला भी मेरा गोला भी वर्ड किया होता है. आई थिंक यस सर. ये रहा. सर ये रहा 52. सर उसमें देखिए बी पे बहुत सारा पेन से टिक मार्क्स हुआ है. अरे वो पॉइंट ठीक है, पॉइंट उससे प्रॉब्लम नहीं है. बी तो आंसर हो गया नहीं, लेकिन यार क्योंकि वर्ड ही तो यूज कर दिया टॉप लेवल. वर्ड ही तो यूज कर दिया ना टॉप लेवल. यस सर. तो MIS तो मिडिल वाली यूज कर दिया. बट यहाँ प्रॉब्लम इस वर्ड के साथ था हम लोगों को. यहाँ पे टॉप लेवल सेमी स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, ये बोल रहा है. जबकि अपने नीचे जाके पढ़ रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर टॉप लेवल के लिए, सेमी स्ट्रक्चर मिडिल वालों के लिए. यस सर. ठीक है. जब ये टॉप लेवल नाम दे तो आप टॉप लेवल ही पकड़ के चलना, और जब खाली स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर नाम दे तो आप लेके चलना कि सेमी स्ट्रक्चर मिडिल वालों का होता है. यस सर. देखो कुछ तो जगह अपने को एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, चारा नहीं.